Hello everyone, my name is Jyoti Rana and I am assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. In my previous lectures, I told you about the single phase induction motor and three phase induction motor. We also studied about induction generator. And then we studied about the synchronous generator. So today we are going to start our new topic, that is synchronous motor, and in synchronous motor we are going to study about the V-curve, starting methods of synchronous motor, synchronous condenser, and the applications of synchronous motor. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर. मैंने आप लोगों को सिंक्रोनस मशीन में बताया था कि सिंक्रोनस मोटर क्या होती है. सिंक्रोनस मोटर वर्क्स सेम एज एन डीसी मोटर. द ओनली डिफरेंस इज़ दैट कि डीसी मोटर जो मेरी होती है वो मेरी सिंगली कपल्ड होती है, वो मेरी सिर्फ डीसी सप्लाई से एक्साइट होती है, जबकि जो मेरी सिंक्रोनस मोटर होती है दैट इज़ एक्साइट बाय दी DC एज वेल एज AC. तो जो इसका स्टेटर होता है उसको मैं एक्साइट करती हूँ AC से, और जो मेरा रोटर होता है उसको मैं एक्साइट करती हूँ DC सप्लाई से. सिंक्रोनस मोटर एंड सिंक्रोनस जनरेटर दोनों की कंस्ट्रक्शन सेम होती है. ओनली डिफरेंस होता है उसकी वर्किंग में क्या डिफरेंस होता है, उनकी रोटेशन में डिफरेंस होता है कि जिस डायरेक्शन में करंट मूविंग डायरेक्शन में डिफरेंस होता है. जनरेटर में क्या होता है कि जनरेटर को पहले मैं अपने रोटर को रोटेट कराती हूँ विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल पावर, और फिर उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है. और मोटर में मैं क्या करती हूँ कि पहले मैं स्टेटर को 3 फेज ऐसे सप्लाई देती हूँ, स्टेटर को रन कराती हूँ, मतलब स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराती हूँ, और उसके बाद में मेरा रोटर रोटेट करता है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है. सो जनरेटर क्या करता था कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता था, और मोटर क्या करती है, मोटर मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर. स्टार्टिंग मेथड क्या होते हैं सिंक्रोनस मोटर के, कि मेरी जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है. जब मैं अपने स्टेटर को 3 फेज AC सप्लाई देती हूँ तो मेरा स्टेटर में जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो मेरी एक्साइट होती है, और वो उसमें फ्लक्स करंट वोल्टेज देने के बाद में जब करंट फ्लो करता है और जब फ्लक्स जनरेट होती है, फ्लक्स जनरेट होने के बाद में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. सो उसकी वजह से मेरा रोटर एक्साइट तो होता है बट मेरा रोटर रोटेट नहीं करता है. सो उस रोटर को रोटेट कराने के लिए मैं 2 मेथड्स यूज़ करती हूँ. वो 2 मेथड हो सकते हैं कि या तो मैं अपनी मोटर को स्टार्ट करूँ विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल प्राइम मूवर, मतलब जो मेरा रोटर है मैं उसको रोटेट कराऊँ बाय सम प्राइम मूवर, या फिर मैं उसमें डैम्पर वाइंडिंग यूज़ करूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्राइम मूवर. प्राइम मूवर क्या होता है? सिंक्रोनस मोटर्स आर मैकेनिकली कपल्ड विद अनदर मोटर. It could be either 3-phase induction motor or DC motor. Hence, we don't apply DC excitation initially. It rotates at the speed very close to its synchronous speed, and then we give the DC excitation. After some time, when magnetic locking take place, then external supply is removed. इसमें क्या है कि जो मेरा रोटर रन करता है उसके साथ में मैं 3-phase इंडक्शन मोटर या फिर कोई DC शंट मोटर को कपल कर देती हूँ. ठीक है, और यही मेरी 3 फेस इंडक्शन मोटर या जो DC शंट मोटर है यही मेरी है एक्सटर्नल प्राइम मूवर. उसके बाद में जब 3 फेस इंडक्शन मोटर या DC शंट मोटर की हेल्प से जब मेरा रोटर अपनी सिंक्रोनस स्पीड पे आ जाता है और सिंक्रोनस स्पीड पे रन करना स्टार्ट कर देता है, सो उस कंडीशन पे मैं उस एक्सटर्नल प्राइम मूवर को रिमूव करके वहाँ पर DC सप्लाई दे देती हूँ, और उसके बाद में जो मेरी मोटर है वो उस DC सप्लाई की हेल्प से ही रन करती है. दोबारा से मैं ये मेथड रिपीट करती हूँ कि मोटर स्टार्टिंग विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल प्राइम मूवर में क्या है कि जो मेरी मोटर है, मोटर में मैं 3 फेज AC सप्लाई देती थी, जो मेरा स्टेटर था उसमें मैं 3 फेज AC सप्लाई देती थी और रोटर में DC सप्लाई देती थी. लेकिन मोटर के केस में जब मेरे को अपनी मोटर को रन कराना होता है, ठीक है, तो मैंने स्टेटर को तो 3 फेज AC सप्लाई देती, बट मैं रोटर को इनिशियल कंडीशन में, मतलब उसकी स्टार्टिंग कंडीशन में ही DC सप्लाई नहीं देती हूँ. मैं उसके रोटर को किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर या फिर DC शंट मोटर के साथ में कपल कर देती हूँ, सिंक्रोनाइज कर देती हूँ, और फिर उसकी हेल्प से मेरा रोटर रोटेट करता है. और जब मेरी मोटर, मतलब मेरा रोटर रोटेट करते करते मेरी मोटर अपनी 75 to 80% सिंक्रोनस स्पीड अटेंड कर लेती है, मतलब वो अपनी सिंक्रोनस स्पीड पे आ जाती है, ठीक है, और वो अपनी कांस्टेंट स्पीड पे रन करना स्टार्ट कर देती है. सो उस कंडीशन में उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, उस एक्सटर्नल प्राइम मूवर को, अब वो एक्सटर्नल प्राइम मूवर मेरी 3 फेज AC मशीन भी हो सकती है या फिर मेरी DC मशीन भी हो सकती है, तो मैं उस एक्सटर्नल प्राइम मूवर को रिमूव कर देती हूँ
और अपने रोटर को डीसी सप्लाई दे देती हूँ, उसको डीसी से एक्साइट कर देती हूँ, और उसके बाद में जो मेरी मोटर है वो विद द हेल्प ऑफ दैट डीसी एक्साइटेशन से ही रन करती है, वो किसी प्राइम मूवर की हेल्प से रन नहीं करती है अपनी कांस्टेंट स्पीड, अपनी सिंक्रोनस स्पीड अटेंड करने के बाद में। एक मेथड तो हुआ मेरा ये। अब मेरा सेकेंड मेथड क्या है, डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग क्या होती है, द सिंक्रोनस मोटर इज मेड सेल्फ स्टार्टिंग बाय प्रोवाइडिंग अ स्पेशल बाइंडिंग ऑन द रोटर पोल्स नोन एज डैम्पर वाइंडिंग और स्क्विरल केज वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट कॉपर बार्स embedded in the face of field poles. AC supply given to the stator produces a rotating magnetic field which causes the rotor to rotate. Therefore, in the beginning, synchronous motor provided with damper winding starts as a squirrel cage induction motor. The exciter moves along the rotor. When the motor attains about 95% on the synchronous speed, the rotor winding is connected to the exciter terminals and the rotate magnetically locked by the rotating field of the stator and motor runs at synchronous speed. सो डैम्पर वाइंडिंग क्या होती है, डैम्पर वाइंडिंग एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग होती है जो मैं अपने रोटर में करती हूँ। इसकी कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आई टोल्ड यू कि जो मेरे रोटर में जो वाइंडिंग होती है वो मेरे फील्ड पोल्स होते हैं, फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड पोल्स होते हैं, उसकी हेल्प से मेरा जो रोटर है वो रन कर रहा था। ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग क्या है कि डैम्पर वाइंडिंग में मैं उन फील्ड पोल्स के साथ में शॉर्ट सर्किट कॉपर बार्स भी यूज़ करती हूँ अपने रोटर में। जैसे कि मैंने आपको स्क्विरल केज की वर्किंग कंस्ट्रक्शन के टाइम पे बताया था कि स्क्विरल केज में क्या था, मैंने शॉर्ट सर्किट कॉपर बार्स यूज़ किए थे। ठीक है, सो ऐसे ही मैं इसमें डैम्पर वाइंडिंग उसी का नाम है कि मैं अपने फील्ड पोल्स के साथ में शॉर्ट सर्किट कॉपर बार्स को भी यूज़ करती हूँ। उसकी वजह से मतलब उस कॉपर बार से मैं एक बाइंडिंग क्रिएट करती हूँ अपनी मोटर में, एक बना देती हूँ। ठीक है, और जब सिंक्रोनस मोटर इज माई नॉट सेल्फ स्टार्ट and it is made self start by providing a special winding on the rotor poles known as damper winding. ठीक है, damper winding consists of short circuit copper bars embedded in the face of field poles. जो मेरे फील्ड पोल्स हैं उन्हीं के फेस में मेरे डैम्पर वाइंडिंग को मैं यूज़ करती हूँ। डैम्पर वाइंडिंग मेरी किस चीज़ की बनी होती है, शॉर्ट सर्किट कॉपर बार से बनी होती है, मतलब कॉपर के बार्स होते हैं और उनके बोथ एंड से मैं उसको शॉर्ट सर्किट कर देती हूँ, उसके बाद मैं उनको अपने शाफ्ट पे यूज़ करती हूँ। Then when AC supply given to the stator produces a rotating magnetic field, जब मैं AC सप्लाई देती हूँ अपने स्टेटर को तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है which causes the rotor to rotate, जिसकी वजह से कि मेरा रोटर रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है। पहले जो फील्ड पोल्स थे दे आर नॉट सफिशिएंट इनफ कि वो मेरे रोटर को एक्साइट कर सकें जब मेरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी स्टेटर की वजह से और वो रन करना स्टार्ट कर दें। सो अब मैंने क्या किया कि अब मैंने यहाँ पे डैम्पर वाइंडिंग यूज़ की। डैम्पर वाइंडिंग में मेरे क्या थे, शॉर्ट सर्किट कॉपर बार्स थे, सो दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू अट्रैक्ट दैट मैग्नेटिक फील्ड एंड देन दे विल स्टार्ट रोटेटिंग। ठीक है, सो ये कॉपर बार्स थे, ये उससे अट्रैक्ट हुए एंड माई रोटर विल स्टार्ट रोटेटिंग। देयरफॉर इन द बिगनिंग सिंक्रोनस मोटर प्रोवाइडेड विद द डैम्पर वाइंडिंग स्टार्ट्स एट स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। सो जो ये डैम्पर वाइंडिंग की वजह से जो मेरी सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट होती है, इसको मैं ये भी बोल सकती हूँ कि इनिशियल कंडीशन में जो मेरी मोटर स्टार्ट होती है इट वर्क्स सेम एज एन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। द एक्साइटर मूव्स अलॉन्ग द रोटर। अब एक्साइटर क्या था, जो मेरा डीसी सोर्स था, डीसी सोर्स मैंने अपने रोटर को दिया हुआ है। ठीक है, उसकी वजह से मेरा रोटर अब रोटेट करना स्टार्ट कर देगा और रोटर एक्साइट कैसे हुआ, उस डैम्पर वाइंडिंग की हेल्प से। व्हेन द मोटर अटेंस अबाउट 95% ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड। अब जब मेरे रोटर ने रोटेट करते करते 95% ऑफ इट्स सिंक्रोनस स्पीड अटेंड कर ली, द रोटर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द एक्साइटर टर्मिनल्स एंड द रोटर इज मैग्नेटिकली लॉक्ड बाय रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर एंड मोटर रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड। इस पॉइंट को हम दोबारा से रिपीट करते हैं कि मैंने डैम्पर वाइंडिंग यूज़ की और मेरा रोटर रोटेट करना स्टार्ट हो गया। अब जब मेरी मशीन ने 95% स्पीड अटेंड कर ली तो मैं क्या करती हूँ कि जो मेरी डैम्पर वाइंडिंग के पोल्स हैं, डैम्पर वाइंडिंग है, उसको मैं डायरेक्टली कपल कर देती हूँ विद द डीसी सप्लाई के साथ में। जब मेरी रोटर ने 95% स्पीड अटेंड कर ली तो मैं अपने रोटर को कनेक्ट कर देती हूँ डीसी सप्लाई से और उसके बाद डीसी सप्लाई की हेल्प से और जो मैंने डैम्पर वाइंडिंग दे रखी थी उसकी हेल्प से मेरी मोटर
फर्दर कंडीशंस में रन करती रहती है। आई होप ये क्लियर होगा। एक बार इसकी समरी बता देती हूँ कि डैम्पर वाइंडिंग में क्या होता है कि मेरे जो फील्ड पोल्स थे, रोटर में फील्ड पोल्स थे मेरी सिंक्रोनस मोटर की कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। सो वो सफिशिएंट नहीं थे कि वो मेरी मोटर को रन कर सके। तो मैंने क्या किया कि मैंने वहाँ पे शॉर्ट सर्किट कॉपर्स बार यूज़ किए अपने रोटर में, जैसे कि मैंने स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में यूज़ किए थे, ठीक है। अब मेरी मोटर ने क्या किया, जब स्टेटर को 3 फेज एसी सप्लाई मिली तो स्टेटर ने एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की और मेरे रोटर ने रन करना स्टार्ट कर दिया। उसमें डैम्पर वाइंडिंग भी थी और उसके फील्ड पोल्स भी थे। अब जब मेरी मेरी मोटर को रोटेट करते करते और उसने अपनी 95% एसी सप्लाई अटेंड कर ली, अब मैंने क्या किया कि अब मैंने अपनी सिंक्रोनस मोटर को कपल कर दिया डीसी सप्लाई से। फिर उसके बाद में मैंने डीसी सप्लाई अपनी मोटर को दी। जैसे एक्सटर्नल प्राइम मूवर में मैंने यही किया था। एक्सटर्नल प्राइम मूवर में मैंने क्या किया था कि पहले मैंने अपने रोटर को रन कराने के लिए 3 फेस इंडक्शन मोटर या फिर डीसी शंट मोटर यूज़ की थी, और जब मेरी मोटर 80 to 90% अपनी स्पीड अटेंड कर लेती है तो मैं उसको रिमूव करके उसके साथ में उसकी जगह पे डीसी सप्लाई दे देती हूँ। लेकिन इसमें मैं क्या करती हूँ डैम्पर वाइंडिंग में कि मैं डैम्पर वाइंडिंग को रिमूव नहीं करती हूँ। मेरी डैम्पर वाइंडिंग मेरी मशीन में ही रहती है और उसके साथ में मैं डीसी सप्लाई भी दे देती हूँ। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वी कर्व। सो वी कर्व क्या है? वी कर्व इज़ द ग्राफ plotted between the armature current IA and the field current IF at no load, the curve obtained called V curve. जब मैं IA आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट IF के बीच में ग्राफ प्लॉट करती हूँ तो जो मेरी कर्व ऑब्टेन्ड होती है उसको हम बोलते हैं V कर्व। द पावर फैक्टर ऑफ द सिंक्रोनस मोटर कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द फील्ड करंट IF। जो मेरी सिंक्रोनस मोटर की पावर फैक्टर होती है उसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। कैसे? बाय वेरिंग द फील्ड करंट IF। लेट्स एज्यूम द मोटर इज़ रनिंग एट नो लोड कंडीशन। अब इसको हम कैसे बताते हैं, वी कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं कि मेरी जो मोटर है वो नो लोड कंडीशन पे रन कर रही है। माई मोटर इज़ रनिंग एट नो लोड कंडीशन। तो नो लोड कंडीशन पे जब मैं अपने IF फील्ड करंट को इंक्रीज़ करूँगी तो मेरा आर्मेचर करंट डिक्रीज़ होगा, और उसको फील्ड करंट को मैं तब तक इंक्रीज़ करूँगी जब तक मेरा आर्मेचर करंट मिनिमम ना हो जाए, ज़ीरो ना हो जाए। और उस पॉइंट पे जो मेरी मोटर है वो यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑपरेट करेगी। इस पॉइंट को एक बार दोबारा से बताती हूँ कि लेट अस अज्यूम माई मोटर इज़ रनिंग एट नो लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन है। अब नो लोड कंडीशन में क्या है कि मैं अपने IF को इंक्रीज़ करूँगी, फील्ड करंट को इंक्रीज़ करूँगी, और फील्ड करंट को मैं जब तक इंक्रीज़ करूँगी तब तक मेरा IA मेरा आर्मेचर करंट डिक्रीज़ होके मिनिमम ना हो जाए, ज़ीरो ना हो जाए। और जब मेरा आर्मेचर करंट ज़ीरो हो जाएगा सो उस कंडीशन में जो मेरी मोटर है वो यूनिटी पावर फैक्टर में ऑपरेट करेगी। यूनिटी पावर, उसका जो पावर फैक्टर होगा उस टाइम पे वो यूनिटी होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, इफ़ अगेन, अब यूनिटी पावर फैक्टर हो गया, नो लोड कंडीशन थी, यूनिटी पावर फैक्टर हो गया, IF को इंक्रीज़ किया तो IA डिक्रीज़ होके मिनिमम हो गया, ज़ीरो हो गया। नेक्स्ट क्या है, अब जब मैं दोबारा से अपने IF को इंक्रीज़ करूँगी तो मेरा IA ज़ीरो से इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा। पहले कंडीशन में था, नो लोड में क्या था कि जब मैंने IF को इंक्रीज़ किया था तो मेरा IA डिक्रीज़ होके ज़ीरो हो गया था। सेकंड कंडीशन में क्या है कि जब मेरा IF को मैंने इंक्रीज़ किया तो अब मेरा IA ज़ीरो से इंक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा और जो मेरी मोटर है वो लीडिंग पावर फैक्टर में ऑपरेट करेगी। और जब मैं इन कंडीशंस को अपने दिमाग में रख के, इन कंडीशंस को कंसीडर करके ग्राफ प्लॉट करती हूँ सो मेरा बनता है V कर्व। दिस इज माई V कर्व। इसमें एक लैगिंग पावर फैक्टर रीजन है, एक लीडिंग पावर फैक्टर रीजन एंड यूनिटी पावर फैक्टर रीजन, और ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया है IA एंड IF के बीच में। नेक्स्ट इज माई सिंक्रोनस कंडेंसर।
सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है? सिंक्रोनस कंडेंसर के पहले मैं नाम बता देती हूँ। सिंक्रोनस कंडेंसर को सिंक्रोनस कंपनसेटर और सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर भी बोलते हैं। सिंक्रोनस कंडेंसर इज अ सिंक्रोनस मोटर रोटेट एट नो लोड स्पीड एंड इज ऑल्सो नोन एज सिंक्रोनस कैपेसिटर। सिंक्रोनस कंडेंसर मेरी वो सिंक्रोनस मोटर है जो मेरी नो लोड स्पीड पे भी रन करती है, रोटेट करती है, और उसको इसलिए मैं बोलती हूँ सिंक्रोनस कैपेसिटर। सिंक्रोनस कंडेंसर इज ऑल्सो नोन एज सिंक्रोनस कंपनसेटर, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर और सिंक्रोनस कैपेसिटर। और इनको हम इन नामों से क्यों बुलाते हैं? क्योंकि मेरा सिंक्रोनस कंडेंसर या सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर या सिंक्रोनस कैपेसिटर मेरी वो डिवाइस है, मतलब मेरी वो मशीन है कि व्हेन माय सिंक्रोनस मोटर रोटेट एट नो लोड स्पीड। ये मेथड हम इसलिए यूज़ करते हैं सो दैट वी कैन इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। व्हेन द मोटर पावर फैक्टर इज़ यूनिटी, जब मोटर की पावर फैक्टर यूनिटी होती है, डीसी एक्साइटेशन इज सेट टू बी नॉर्मल। जब पावर फैक्टर यूनिटी है, ठीक है, तो डीसी एक्साइटेशन नॉर्मल होगी। जब ओवर एक्साइटेशन कॉजेज द मोटर टू ऑपरेट एट लीडिंग पावर फैक्टर। नॉर्मल कंडीशन पे यूनिटी पावर फैक्टर है, डीसी एक्साइटेशन नॉर्मल एक्साइटेशन पे यूनिटी पावर फैक्टर है। ओवर एक्साइटेशन में जो मेरी मोटर है वो लीडिंग पावर फैक्टर में ऑपरेट करती है, और अंडर एक्साइटेशन में जो मेरी मोटर है वो लैगिंग पावर फैक्टर में ऑपरेट करती है। सिंक्रोनस कंडेंसर में अपनी मोटर के पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करती हूँ ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। अब इसकी 3 कंडीशन क्या है कि जब मेरी नॉर्मल एक्साइटेशन है, नॉर्मल डीसी एक्साइटेशन है, तो जो मेरी मोटर है वो यूनिटी पावर फैक्टर में ऑपरेट करेगी। जब मेरी ओवर एक्साइटेशन है तो जो मेरी मोटर है वो मेरी लीडिंग पावर फैक्टर में ऑपरेट करेगी, और जब अंडर एक्साइटेशन है तो जो मेरी मोटर है वो लैगिंग पावर फैक्टर में ऑपरेट करेगी। व्हेन द मोटर इज़ ऑपरेटेड एट नो लोड विद ओवर एक्साइटेशन, अब जब मेरी मोटर नो लोड कंडीशन में ओवर एक्साइटेशन के साथ में ऑपरेट करती है, इट टेक्स अ करंट दैट लीड्स द वोल्टेज बाय नियरली 90 डिग्री। तो उस टाइम पे जो मेरा करंट है वो मेरी वोल्टेज को लीड करता है बाय नियरली 90 डिग्री। In this way, it behaves like a capacitor, and under such cooperating condition, it is called synchronous capacitor. जब नो लोड कंडीशन में मैंने अपनी मोटर को ओवर एक्साइट कर दिया, उस कंडीशन में नो लोड कंडीशन में अपनी मोटर को ओवर एक्साइट कर दिया, तो उस कंडीशन में मेरी जो करंट की वैल्यू है वो मेरी वोल्टेज की वैल्यू को लीड करती है बाय 90 डिग्री, और उसको उसी वजह से मेरी मोटर रन करती है, क्योंकि करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो मोटर रन कर रही है। तो इसी कंडीशन की वजह से इसको हम सिंक्रोनस मोटर को हम इस कंडीशन में सिंक्रोनस कैपेसिटर या सिंक्रोनस कंपनसेटर कंडेंसर बोलते हैं। अ सिंक्रोनस कंडेंसर इज़ जनरली अ सिंक्रोनस मोटर रनिंग विदाउट अ लोड। सिंक्रोनस कंडेंसर मेरी वो सिंक्रोनस मोटर है जो मेरी रन तो कर रही है बट उसमें कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ उसकी एक्साइटेशन को हम बढ़ा या घटा रहे हैं, मतलब ओवर या अंडर कर रहे हैं, और मेरी मोटर रन कर रही है, ठीक है, विदाउट अ लोड। Applications of synchronous motor. Synchronous motors are usually used in large sizes because in small sizes they are costlier as compared with induction motors. The principal advantage of using synchronous motor is that सबसे पहले अगर मैं लार्ज पावर के लिए सिंक्रोनस मोटर्स को ही यूज़ करती हूँ, अगर स्मॉल पावर्स के लिए मैं सिंक्रोनस मोटर्स को यूज़ करूँगी, सो उस कंडीशन में जो मेरी कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगी। तो उसके कंपैरिजन में अगर मैं इंडक्शन मोटर को वहाँ पर यूज़ करूँगी तो मेरी कॉस्ट कम आएगी। इसलिए मैं स्मॉल लोड के लिए इंडक्शन मोटर्स को प्रेफर करती हूँ और लार्ज पावर के लिए मैं सिंक्रोनस मोटर्स को प्रेफर करती हूँ। सो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं कि सिंक्रोनस मोटर के पावर फैक्टर को मैं इसके इम्प्रूव कर सकती हूँ सिंक्रोनस मोटर्स के बाय चेंजिंग द फील्ड करंट, बाय कंट्रोलिंग द फील्ड करंट। इसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हाई होती है एंड कांस्टेंट स्पीड होती है। अगर मैं 500 आरपीएम से कम स्पीड की मोटर्स
पे मुझे काम करना है, 500 आरपीएम की कम से कम स्पीड की मोटर्स पे काम करना है और 600 किलोवाट की पावर से ज़्यादा मोटर्स पे काम करना है, तो इस कंडीशन में मैं सिंक्रोनस मोटर्स को कंसीडर करती हूँ, क्योंकि इस कंडीशन में सिंक्रोनस मोटर की कॉस्ट मुझे कम पड़ेगी, वो मुझे चीपर पड़ेगी। In view of these advantages, synchronous motors are preferred for driving the loads requiring high power at low speed. So synchronous motors मेरी वहाँ पे ज़्यादा beneficial है जहाँ पे मुझे high power चाहिए हो और low speed. For example, reciprocating pumps, compressor, crushes, rolling mills, pulp grinders, etc. आई होप आप लोगों को सिंक्रोनस मोटर एंड सिंक्रोनस जनरेटर समझ में आया होगा, एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स देन प्लीज़ डू मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.